ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे प्रेरणा स्रोत दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री कामेश्वर नाथ सिंह तथा कार्यक्रम में विराजित सभी गुरुजनों को और अतिथियों का मैं आयुषी राज कोटि कोटि नमन और स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह से निवेदन करती हूँ कि वो आदरणीय कुलपति महोदय को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। आज हम यहाँ समाज और मानव जाति के उत्थान में शिक्षकों के उदार योगदान को मनाने और सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज शिक्षक दिवस के शुभ दिन पर हम इस केंद्रीय विश्वविद्यालय और पूरे विश्व में सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं आदरणीय कुलपति, कुल सचिव, छात्र कल्याण अधिष्ठाता और कुलानुशासक से दीप प्रज्वलन तथा मालार्पण कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने का अनुरोध करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। शिक्षक एक सुंदर, सुसभ्य एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र विश्व के निर्माता हैं। आज का दिन एक महान शिक्षाविद और विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि को इंगित करता है। भारत रत्न डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्यानों, आनंदमयी अभिव्यक्ति और हंसने वाले कहानियों से अपने छात्रों को प्रेरित करने के साथ ही साथ उन्हें अच्छा मार्गदर्शन भी दिया करते थे। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रों को लगातार प्रेरित करते थे कि वे उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारें। उनकी मान्यता थी कि यदि सही तरीके की शिक्षा दी जाए तो समाज में अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। आज के इस पावन दिन के पीछे का इतिहास भी बहुत ही प्रेरणादायी है। अपने जन्मदिन को मनाने के लिए अपने छात्रों द्वारा बहुत अधिक अनुरोध करने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि 5 सितंबर को मेरे व्यक्तिगत जन्मदिन के रूप में मनाने के स्थान पर यह अच्छा होगा कि इस दिन को पूरे शैक्षिक पेशे के लिए समर्पित किया जाए। और तब से 5 सितंबर पूरे भारत में शैक्षिक पेशे के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के सभी छात्रों के लिए शिक्षक दिवस शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को अर्पित करने का उत्सव और अवसर है। इसी विचारधारा को पुनः स्मरण कराने के उद्देश्य से मैं हमारे आदरणीय कुलपति जी से निवेदन करती हूँ कि वे सभा को संबोधित कर हमें अपने मार्गदर्शन तथा विचारों से प्रबुद्ध करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के सुयोग्य सचेत और सतर्क शिक्षकगण
कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राएं, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संचालिका ने बड़े ही संक्षेप में डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में सब कुछ बता दिया है। एक दार्शनिक, एक तत्ववेदा, तत्वज्ञाता, एक विचारक, एक प्रशासक, एक शिक्षाविद, जाने कितने भी विशेषण उनके साथ जुड़े हुए हैं। राधा कृष्णन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो महापुरुष होते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के नहीं, किसी वर्ग विशेष के नहीं, बल्कि वे सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक होते हैं। हर जगह माना जाता है। आंध्र प्रदेश में पैदा हुए, मद्रास में पढ़ाई किया, तमिलनाडु में, कर्नाटक में प्रोफेसर रहे मैसूर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता में एक चेयर के भी प्रोफेसर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जैसे पदों पर भी रहे। कितने विशेषण उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब उनके एक एक पक्ष को लेकर के एक एक अध्याय लिखे जा सकते हैं, घंटों बोला जा सकता है। ये शोध का विषय है, गहन चिंतन का विषय है, या संविमर्श का विषय है। लेकिन यहाँ पर समय की सीमा है और उस समय की सीमा के अंदर हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। राधा कृष्णन जी के चित्र को आप देखेंगे तो देखते ही एक श्रद्धा उत्पन्न होती है, एक भारतीयता का बोध होता है, भारत की संस्कृति और संस्कार का बोध होता है। और हम कहीं भी रहें, किसी भी पद पर पहुंच जाएं, कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन अपनी संस्कृति और संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। जन्मभूमि, मातृभूमि, माता और मातृभाषा, ये सम्मान, गर्व और गौरव के विषय होते हैं। और राधा कृष्णन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में यह झलकता है। जन्मभूमि, कर्मभूमि स्वर्ग से महान है, अनादि है, अनंत है, सृष्टि का विधान है, इसकी कोई तुलना नहीं है। हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय व्यवस्था में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। संचालिका ने बहुत अच्छे शब्दों में इस श्लोक को सुनाया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। लेकिन जरा इन शब्दों के जरा व्युत्पत्ति पर उनके ध्यान दें। आखिर गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया? ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम सृजन है, क्रिएशन है, क्रिएशन है। गुरु जो है छात्रों को, बच्चों को तैयार करता है, देश काल की स्थिति और परिस्थिति के अनुरूप वह छात्रों को तैयार करता है। क्योंकि हर देश की पहचान उसके लोगों से होती है, उसकी जनसंख्या से होती है, और इस प्रकार के लोगों को खड़ा करने का दायित्व
गुरु को है, इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है। विष्णु का क्या काम है? रिजर्व, उसका पालन करना, नर्चरिंग ऑफ टैलेंट्स, हर बच्चे को पहचानना, हर बच्चे की योग्यता, क्षमता, दक्षता, उस कुशलता की पहचान करते हुए उसके गुणों का निखारना। हो सकता है कि उसमें अवगुण भी हों, उन अवगुणों को धीरे धीरे अवसान करना, उसके प्रति बदले का भाव नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके अवगुणों को हम दूर करें। यह गुरु की पहचान होती है। इसलिए गुरु को विष्णु कहा गया, गुरु को महेश कहा गया। महेश का काम क्या है? शंकर जी का काम क्या है? शंकर जी तो संहार करते हैं, लेकिन यहाँ गुरु के रूप में शंकर को माना गया, शंकर के रूप में गुरु को माना गया, तो उसके पीछे भाव भावना यह है, इज डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ नेगेटिव थॉट्स। गुरु की ये भूमिका होती है कि जो बुराइयां दिखती हैं, जिनका प्रत्यक्षीकरण हमें करते हैं, उनको दूर करना। जो निगेटिव थॉट्स स्वाभाविक है, सार्वजनिक जीवन में काम करते करते उस निगेटिव थॉट्स में उत्पन्न हो जाते हैं। उनका समयबद्ध रूप में परिष्कार करना, परिमार्जन करना, परिष्कृत करना, ये तो गुरु का काम है। तो गुरु को ब्रह्मा का कहा गया, विष्णु कहा गया, महेश कहा गया, तो कदाचित इन्हीं अर्थों में कहा गया है, सामान्य रूप नहीं। इनके भाव बड़े गहरे हैं। लेकिन गुरु केवल वही नहीं है जो किताबी ज्ञान देता है, जो हमें क्लास में पढ़ाता है। गुरु हमारे आस पास भी होते हैं, जो हमें अनुभव के आधार पर, अपने जीवन शैली के आधार पर, अपने जीवन दृष्टि के आधार पर हमको एक दिशा बोध देते हैं। वो भी गुरु है, माँ भी गुरु है। माँ ही तो बताती है कि शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हम क्लास में पढ़ाते हैं तो ही हम गुरु हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें जीवन का ये दायित्व का बोध कराते हैं। और इसलिए हमारे आसपास जो भी हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनसे हम कुछ सीख ले सकते हैं, वो भी हमारे लिए गुरु है। चाहे हमारे यहाँ काम करने वाला, चाहे वो भी हो, उसका समर्पण, वो भी तो हमें शिक्षा देता है। मुझको याद है 1978 में मैं पार्ट 1 का विद्यार्थी था, और रेलवे स्टेशन के पास, कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो आवासीय कैंपस है, जो कुछ लोग गए होंगे, देखे होंगे, एकदम रेलवे स्टेशन के पास ही है। तो रेलवे स्टेशन तक जाना और आना, ऐसे घूमना, गया, ये स्वभाव था। एक दिन हमने देखा कि एक बुढ़िया जो है, अधेड़ किस्म की, वो केला बेच रही थी। वो केला बेच रही थी 10 का 10, 10 का 10 कर करके। और बगल में एक सिपाही थे, तो पूछते, वो लड़ रहे थे कि नहीं 10 का 12 दो। तो जैसा कि स्वभाव है उत्तर प्रदेश और बिहार का, यहाँ 2-3 लोग बात कर रहे हैं, मुझे खड़ा होकर सुनना कि क्या बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। क्योंकि ऐसा देखने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, देखिए क्या हो रहा है। और कुछ तो बहुत आतुर होते हैं, वही जानना चाहते हैं कुछ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो मैं भी ऐसे स्वभाव पे खड़ा होकर सुनने लगा, और इसी बीच थोड़ा सा सिपाही वहाँ से हट करके अपनी गोद खोल गया। तब तक एक छोटी सी बच्ची पीपल के पेड़ के नीचे रो रही थी। उस बुढ़िया ने बुलाया
बुढ़िया ने बुलाया और उस बच्चे को 4 केला ऐसे निकाली और उसको दी कि लो खा लो। ये कहाँ से आए? क्या क्यों रो रही? कहा कि वो मम्मी हमारी काम करने गई है किसी के यहाँ, इतनी देर हो गई अभी आई नहीं है। अब सिपाही देखा आकर बिफर पड़ा कि हम तुमको कहे कि 10 का 10 दो, तो तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी और उसको 4 ठो ऐसे ही बिना पैसे के दे दी। तो कहेगी अब आपको 10 का 8 भी नहीं दूंगा। वह नीडी है, उसको जरूरत है, उसको देना चाहिए। हमारे लिए वह एक सीख बन गई। हमारे मन में तभी से एक भाव अपना पनपा कि जो है उजड़े भूले बिसरे वो सब तेरे ही अपने हैं, इनके भी आंखों में कोई तेरे जैसे सपने हैं। ऐसे लोगों का भी ख्याल है। आखिर यह सीख हमको किसी क्लास टीचर ने नहीं दिया, कक्षा लेने वाले शिक्षक ने नहीं बताया, बढ़िया नहीं बताया, वो भी मेरे लिए गुरु है। आपके भी जीवन में ऐसे हो सकते हैं बहुत ऐसे सामान्य लोग जिनसे कुछ एक छोटा सा एक लेसन मिल जाता है जो जीवन के लिए एक अध्याय बन जाता है, जीवन के लिए एक आचरण का विषय बन जाता है, जीवन में एक अपनाने का विषय बन जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो भी गुरु हो सकते हैं। और इसलिए हमको, क्योंकि इसीलिए कहा गया, शिक्षा शास्त्री लोग भी यहाँ बैठे होंगे, वैसे हर आदमी यहाँ शिक्षाविद है। कहते हैं एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, शिक्षा जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। केवल जो औपचारिक रूप से, जब फॉर्मल रूप में हम कक्षाओं में ग्रहण करते हैं, वही शिक्षा नहीं है। अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मल वे में भी whatever we receive from anyone, any society or any group, that is also education, वही शिक्षा है। और उस शिक्षा का महत्व कहीं शिक्षा से ज्यादा है, बहुत से। और इसीलिए गुरु माता पिता कहा जाए कि माता भी गुरु, पिता भी गुरु है, भी गुरु। तो बड़ा गुरु का एक गुरुतर अर्थ है, बड़ी ऊंचाई तक है। तो यहाँ हम शिक्षकों को क्या व्याख्यान दे सकते हैं? सभी शिक्षक हैं, सबको अपने अपने विषय में महारत हासिल है, सभी अपने अपने विधाओं में दक्ष और कुशल हैं। और कुलपति का पद तो एक प्रतीक का पद है, मेरा ये मानना है। Whosoever is sitting here may be vice chancellor, may be appointed vice chancellor। यहाँ कौन है नहीं जो शिक्षक वाइस चांसलर होने लायक नहीं है, सब होने लायक है। वो तो किसी को प्रतीक रूप में बैठा दिया, सब होने लायक है। हो सकते कि आज नहीं हो रहे हैं, कब हो सकते हैं, सब में सब होना है। तो ऐसे लोग जिनमें हर संभावनाएं हैं, उनको हम कौन सा व्याख्यान दे सकते हैं? मैं व्याख्यान न दे करके कुछ मैं ऑब्जर्वेशन अपने देना चाहूँगा, कुछ अपनी अपेक्षाओं भी देना चाहूँगा। ऑब्जर्वेशन जो मेरे हैं तो देखने में आते हैं, मुझको लगता है कि एक शिक्षक के अंदर यह भाव भावना होनी चाहिए, उन्हीं बातों को मैं इंगित करूँगा। सबसे पहले व्यक्ति के अंदर, शिक्षक के अंदर एक जीवन दृष्टि, एक विजन, अपने से वो विजन हर व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है। शिक्षक का एक विजन होना, हमें क्या करना है, हमें क्यों यह करना है, किस रूप में करना है, अपने आप से पूछे। मैं भी नहीं बता सकता, अपने आप से पूछे कि हम कैसा एक छात्र तैयार करना चाहते हैं, कैसा स्वरूप देना चाहते हैं उसको, एक जीवन दृष्टि। और यह जीवन दृष्टि यदि नहीं रहेगी तो कितना भी हम टोला पहन लें, हमारे अंदर वो चीजें नहीं आएंगी। एक जीवन दृष्टि होना जरूरी है। हम जिस पर्पज से शिक्षक बने हैं, जिसके लिए बनाए गए हैं, हो सकता है कि हमारी रुचि किसी दूसरे फील्ड में जाने की रही हो, संजोग से मैं नहीं पहुंच पाया,
तो सफलता का रहस्य यही है कि या तो हम अपने रुचि के अनुसार कोई काम अपना चुने और नहीं तो काम के अनुसार अपनी रुचि और प्रकृति को बदल दें। हो सकता है ऐसे जैसा हमारा काम है, जैसा हमारा दायित्व है, उसके अनुरूप हम अपने रुचि और प्रकृति को बदल लें। एक जीवन दृष्टि होनी जरूरी है। आखिर किस बात के लिए पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं? मुझे याद है प्राथमिक विद्यालय का मैं विद्यार्थी था तो एक प्रार्थना होती थी। प्राथमिक विद्यालयों में हमारे और पिताने यहाँ क्या होती थी, युवा शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना पाए। वह क्या थी? वह एक जीवन दृष्टि थी। हे भगवान, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हमको ऐसी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर अडिग रहें, हम अपने दायित्व बोध को समझें, उस दिशा में चलें, हमें वो ताकत दो। उस समय वह कोई जॉब नहीं मांगता था कि हमको ऐसा जॉब दे दो कि जल्दी से हम कुछ हो जाए, ऐसा हमारा करियर हो जाए कि हम कुछ हो जाए। पैकेज नहीं मांगता था। और पहली प्रार्थना शुरुआत जहां से होती थी कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग की शिक्षा के माध्यम से हमें वह ताकत हासिल हो, हमें वह ऊर्जा हासिल हो जिससे हम अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे और लोगों की सेवा में अपने जीवन को सफल बनाए। और इसीलिए लिखा जाता था विद्यालयों की दीवारों पर, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। ये जीवन दृष्टि है, यह एक जीवन दृष्टि है। हमको किस लिए करना है, क्या करना है। और यदि जीवन दृष्टि स्पष्ट है तो रास्ता मिलेगा। जामवंत जी का नाम सुने होंगे, वानर सेना के गुरु थे। और जब उनसे समुद्र लांघने का रास्ता पूछा गया, मैं कट में बताता हूँ, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि लक्ष्य जब दिखता हो तो रास्ता न मिले यह असंभव है। हमारा विजन तो क्लियर है कि हमको करना क्या है। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, यदि हमारे अंदर जीवन दृष्टि है, तो दृष्टि जो है, जब दृष्टि नहीं रहेगी तो कितना भी बढ़िया चश्मा लगा लें, उससे कुछ दिखाई नहीं देगा। कितना भी बढ़िया चश्मा लगवान के भी चश्मा लगा लें तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा। जब दृष्टि रहेगी तभी कुछ दिखाई देगा। तो इस प्रकार की एक जीवन दृष्टि, एक विजन विकसित हो, हर टीचर से यह अपेक्षित है। संयोग से यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, जिस पर हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो चुका है, हमें राष्ट्रपति जी का भी, और फिर आगे भी प्राप्त होने वाला है। उसको केंद्र में रख करके, क्योंकि वहाँ से शुरू होता है कि हमारी इस नई शिक्षा पद्धति का जीवन दृष्टि क्या है। हर शिक्षक के अंदर एक विजन रहे। यदि विजन क्लियर है तो आपको मिशन प्राप्त होगा, लेकिन मिशन प्राप्त करने के लिए पैशन जरूरी है। पैशन, विदाउट हैविंग पेंशन यू कांट अचीव मिशन। यदि आपके अंदर पैशन नहीं है, यदि उसके लिए आप लाभते नहीं है, उसके दिशा में अग्रसर नहीं है, तो नहीं मिल सकता। हमारी पहचान, दूसरी चीज कि हमारी पहचान हमारे पोशाक से नहीं, हमारे कपड़ों से नहीं, बल्कि हमारी पहचान हमारी पहचान अपनी उपलब्धियों से, अपनी इनहेरेंट गुणों से होगी। हमारी पहचान
ड्रेस से नहीं, एड्रेस से। एड्रेस का मतलब यहाँ पहचान है, पहचान का मतलब अपना कैरेक्टर, कैलिबर, कॉम्पिटेंसी, कंडक्ट, करेज, कोऑपरेशन, इन सब चीज़ों से हमारी पहचान होगी। हम कितना इन गुणों को धारण करते हैं, यह तीसरी चीज है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल, जीवन दृष्टि। हमारे अंदर एक जीवन दृष्टि रहेगी, एक जीवन शैली रहेगी, तभी हम छात्रों को भी एक जीवन शैली में देख पाएंगे। और हर छात्र के अंदर एक जीवन शैली विकसित हो, कैसे जिया जाए, किन सामाजिक गुणों की आवश्यकता है उसके अंदर, जैसे समाज में एक स्वस्थ नागरिक की हैसियत से वो जी सके। इसीलिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्वस्थ नागरिक और स्वस्थ समाज के लिए जो 4 कही गई हैं, 4 एकेडमिक, प्रोफेशनल और वोकेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ साथ लाइफ स्किल कॉम्पिटेंसी की भी बात कही गई है। लाइफ स्किल होना जरूरी है। कैसे छात्रों के अंदर, अपने अंदर पहले विकसित करें कम्युनिकेशन पावर, कोऑर्डिनेशन पावर, टीम स्पिरिट और रेजिलियंस कैसे अपने अंदर विकसित करें। जरूरी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, संवाद रहे, केवल कक्षाओं तक ही नहीं। 10 से 5 तक की उपस्थिति इसीलिए होती है कि लड़का कभी भी आपसे मिल सके, एक संवाद बना रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, समन्वय भी जरूरी है। संवाद के साथ साथ समन्वय भी जरूरी है। और समन्वय के साथ साथ कैसे एक टीम वर्क हो, चाहे आप विभाग में 5 की संख्या में हो, चाहे 10 की संख्या में, चाहे 4 की संख्या में, कैसे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे कैसे एक टीम स्पिरिट के अंदर कायम हो, यह भी जरूरी है। यह भी जरूरी है, टीम स्पिरिट और सहनशीलता भी होनी चाहिए, रेजिलियंस भी होनी चाहिए। बात बात में उखड़ जाना, बात बात में निगेटिव थॉट पाल देना, बात बात में छोटी सी सुंदरता बनाने का प्रयास करना, यह न तो स्वस्थ टीचर का लक्षण है, न ही स्वस्थ छात्र का लक्षण है। हम अपने अंदर इन गुणों को धारण करते हुए छात्रों के अंदर भी यह लाइफ शैली विकसित कर सके, यह दायित्व बोध ये हमें होना चाहिए। ये शिक्षक है, गुण है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। और चौथी बात, टाइम एंड स्पेस। सिंस आई एम स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, आई ऑलवेज emphasize more and more on time and space. Everyone should consider and care time and space. हर टीचर हो चाहे छात्र हो, शिक्षक दिवस के सर पर संकल्प लें कि हम उस समय और स्थान की गरिमा के अनुसार अपना आचरण करेंगे। हर स्थान का नेचर अलग है। हम कैंपस में हैं, अलग हैं, हम अपने क्लासरूम में अलग हैं, और अपने मार्केट में घूम रहे हैं, अलग हैं। हम सभा में बैठे हुए हैं, किसी अलग बात है। हम मीटिंग में हैं, अलग हैं आप। तो स्थान का बोध होना बहुत जरूरी है जीवन में। और जिसको स्थान का बोध नहीं होगा और स्थान की गरिमा के अनुसार आचरण नहीं करेगा, वो जीवन में कभी सम्मान नहीं पाएगा। और स्थान के साथ साथ, स्पेस के साथ साथ टाइम का भी बोध। हर समय की आवश्यकता अलग होती है। समय का भी बोध, समय का भी बोध। कौन सा समय है, क्या हम जो कर रहे हैं वह स्थान और समय के अनुरूप है, क्या हम जो करने वाले हैं वह समय और स्थान की गरिमा और महिमा के अनुरूप है, यह भी सोचने का। इसलिए टाइम और स्पेस हर व्यक्ति की जरूरत है। और छात्रों के अंदर यह एक भाव होना लगे, क्योंकि जब हम अपने को पालन करेंगे, हम अपने स्थान को बोध करेंगे, हम किस स्थान पर हैं और कौन सा समय है, और हम अपना आचरण
उस स्थान और समय की गरिमा और महिमा के अनुरूप करें, यह भी एक शिक्षक से अपेक्षित है। और तभी हम छात्रों के अंदर भी कुछ दे सकें। यह कभी न भूलें कि हमारा अस्तित्व छात्रों के कारण है। छात्र हमारे लिए सर्वोपर है, उनका हित सर्वोपरि है, उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है। और हमारा पूरा यह सिस्टम जो लगा हुआ है उनके डेवलपमेंट पर लगा हुआ है। इसलिए हमारे लिए वह एक केवल सब्जेक्ट नहीं, हमारे लिए केवल एक कंज्यूमर नहीं है, बल्कि हमारे लिए आस्था और निष्ठा का विषय है। हमको और निश्चित रूप से कुछ ऐसा करेंगे तो जीवन भी याद रखता है, जीवन भी याद रखता है। मुझे याद है समय का अनुपान, समय एक और भी है पंक्चुअलिटी की बात। पंक्चुअलिटी, समयबद्धता, यह सबके लिए जरूरी है। वैसे हम ही आज लेट हैं, लेकिन लेट शायद किन्हीं कारणों से हुआ, ऐसा मुझे बताया गया। आप एग्जाम में फंसे हुए थे, बड़े कष्ट में थे, कैसे कैसे आते हैं। मैं आपको कठिनाइयों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ, लेकिन एक समयबद्धता अपनी क्लास के साथ, अपनी बैठक के साथ, अपने दायित्व के साथ एक समयबद्धता। क्योंकि हम यह समझ रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो वॉच कर रहा है। वह हो सकता है कि मेरे सामने न कहे, लेकिन कहीं जाता है दूसरी जगह कहता है कि ये छोटी समयबद्धता। मुझे याद, मैं प्राथमिक का विद्यार्थी था, उस टीचर के मन में आज तक मेरे मन में सम्मान है। एक प्रजापति थे, कमला प्रजापति, वो हमारे विद्यालय के मुख्य प्राध्यापक हुआ करते थे, हेडमास्टर कमला प्रजापति। और कमला प्रजापति जी अभी आज भी हैं, 93 साल के हो गए हैं। और मैं शिक्षक दिवस की संध्या पर मैं जाता रहा हूँ, अभी भी वो जिंदा है, अभी भी हमको पहचान लेते हैं, मैं जाता रहा हूँ। कमला प्रजापति वो पढ़े प्राथमिक विद्यालय में, लड़के सीधे खा पी लिए, 9 बजे पहुँच गए भाई, तो थोड़ा सा पहले पहुँचते थे इसलिए कि कुछ खेलने को मिल जाएगा। 10 बजे से स्कूल है तो 9:30 बजे पहुँच गए, 9 बजे पहुँच गए, वहाँ कुछ खेल लिए। खेलने के बाद फिर जब देखते थे टीचर को तो दौड़ते, और जब लड़के खेलते थे तो कुछ देखने वाले भी इकट्ठा रहते थे, पूरा एक मजमा रहता था। लेकिन जैसे ही वो कमला प्रजापति जी आते थे गुरु, तो आम आदमी भी वहाँ, लड़का नहीं, आम आदमी जो दर्शक के रूप में खड़ा रहता था, ये कहता था, ए कमला मुंशी जी आ गए, तो 10 बज गया। उनका आना और 10 का बजना बहुत मेरे सिनोनिमस था, समानार्थी थे उनके। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो जीवन में मेरे लिए आज भी आस्था और निष्ठा के पात्र हैं। कि एक चीज हमको जीवन में सिखाया कि भाई उनका देख करके समय मिला लें, एक पंक्चुअलिटी भी उतनी ही जरूरी है। दूसरी चीज है, हम सामाजिक जीवन में काम करते हैं, कभी पारिवारिक स्थितियां भी कभी व्यस्त हो जाती हैं, हम पर्याप्त रूप से जैसा वांछित आचरण नहीं कर पाते हैं, नहीं समय दे पाते हैं। लेकिन जान करके स्वार्थ में हम स्वार्थ साधना और भेद भावना को भुला करके यदि रहें और यह परिलक्षित हो, तो शिक्षक छात्र के लिए भी एक शांति है। हम अपने लिए केवल नहीं, हमारा समर्पण जो सामने बैठा हुआ विद्यार्थी, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके प्रति है। वह भेदभाव के दृष्टिकोण से उस वर्ग को देखना, छात्रों में भेदभाव रखना, चाहे किसी भी आधार पर, चाहे कास्ट, क्रीड, कल्चर के आधार पर, यह अपराध है। और यदि यह नहीं अपराध है तो दुनिया में कुछ भी अपराध नहीं है।
यदि भेद भावना और स्वार्थ साधना अपराध नहीं है तो दुनिया में कुछ भी अपराध नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए यदि इससे भी हम ऊपर उठे, और क्योंकि जब भेद भावना रहेगी तो इससे वह होगा। आपको महाभारत काल का प्रकरण ज्ञान होगा। महाभारत काल में 2 शैक्षणिक संस्थान थे। एक गुरु द्रोणाचार्य का था और एक संदीपनी गुरु का भी था। गुरु द्रोणाचार्य जो राज सत्ता में पलती थी, राज सत्ता के अनुदान पर पलती थी, यहाँ केवल एक वर्ग को शिक्षा दी जाती थी, संपन्न वर्ग। और दूसरी तरफ एक संदीपनी का आश्रम था, जहाँ कृष्ण भी पढ़ते थे और सुदामा जी भी पढ़ते थे। एक ने महाभारत कराया और एक ने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का पाठ पढ़ाया। इसलिए स्वार्थ भेद भावना से ऊपर उठ करके हम समरस समाज की ओर बढ़े, एक समतायुक्त, विषमता मुक्त, समरसता परिपूर्ण समाज की ओर हम बढ़े। यह समय की आवश्यकता है, और यह हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम कैसे बेहतर कर पाएंगे। यह भी एक जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन यह भी बहुत जरूरी है। टीचर माइट बी ट्रांसफॉर्मेटिव, और समय की आवश्यकताओं को देखते हुए, समय के स्वरूप को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए उसके अनुरूप छात्रों को बढ़ना। आज हम ग्लोबल युग में रह रहे हैं और ग्लोबल विलेज के रूप में रह रहे हैं। अब कहा जाए, लेकिन ठीक है ग्लोबल के रूप में सोचे, लेकिन कहा जाता है थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। ग्लोबल रूप में विचार रखें, लेकिन लोकल का भी ख्याल रखते हुए, सारे लोगों को संरक्षण देते हुए, एक यहाँ से एक ऐसा भाव पनवे कि यहाँ से निकल करके छात्र हर दिशा में जाए। वेस्टर्न कल्चर में तो 4 ही दिशाएं थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमारे यहाँ तो 10 दिशाएं थी, और एक भाव अपने रहे कि यहाँ से निकल कर छात्र सभी दिशाओं में जाएं, 10 दिशाओं में जाएं, दर बादल सा छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर इस धरती पर नंदन बरसा लहराए। इस धरती को कुछ ऐसा बनाए ताकि वसुधैव कुटुंबकम की भाव भावना साकार हो सके, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित कर सके। ऐसा जरूरत है। ये मस्ट बी ट्रांसफॉर्मेटिव। समय के अनुसार यह भी जरूरी है। और हमारे अंदर एक टीचर का गुण, डोंट शुड बी टेकर, रादर वी शुड बी गिवर। यह सोचने का विषय नहीं है कि विश्वविद्यालय हमें क्या देता है। यह भावना कोई पलट सकती है। 5 बज गया अब तो हम रुके, 5:30 हो गया हम क्यों रुके, आज छुट्टी का दिन है क्यों रुके। वैसे भी मैंने कहा कि भाई आज तो छुट्टी का दिन है, इसलिए अपेक्षित शब्द का प्रयोग करिएगा। यू आर एंटिसिपेटेड टू बी प्रेजेंट हियर, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। हमने शब्द कहा कि अपेक्षित शब्द का प्रयोग करिएगा, अपेक्षित है। यह सोचने का भी समय क्यों भाई अब तो 9:30 बज गए। अरे घड़ी देख करके फैक्ट्री का मजदूर काम करता है, 8 घंटे की ड्यूटी करनी है उसे। टीचर के लिए कोई समय मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूँ किसी फैकल्टी के लोग उधर से जनरली 7 बजे निकलता हूँ, 7 बजे के बाद भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। देख कर लगता है कि हाँ कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ अच्छा बिहान होने वाला है। मैं देखता हूँ कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। इसको हम रखें।
यह सोचने का विषय नहीं है कि विश्वविद्यालय हमें क्या देता है, बल्कि हम विश्वविद्यालय को क्या दे रहे हैं, यह सोचने का विषय है। विश्वविद्यालय ने हमें नाम दिया, विश्वविद्यालय ने हमें पहचान दिया, जीवन दिया, जीविका दिया। अब विश्वविद्यालय से ज्यादा क्या देगा? लेकिन हम विश्वविद्यालय को क्या दे रहे हैं, यह सोचने का विषय है। Therefore, I always request teachers, please do be giver, not taker. टेकर जो है अच्छे से खा सकता है, लेकिन चैन की नींद नहीं सोएगा, और गिवर जो है बहुत चैन की नींद सोएगा। तो गिवर होने के बाद हम क्या दे रहे हैं सोसाइटी? सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। तो यह भी जरूरी है कि हम कैंपस के क्या कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर लिख रहे हैं, हमारी एपीआई बहुत हाई है, बहुत हाईली इम्पैक्ट फैक्टर हमारे पेपर पब्लिश है। बट व्हाट आई एम डूइंग फॉर द कैंपस, and what good I am doing for the students, and what am I doing for the society, that is also equally important. ठीक है, हमारा बहुत है नाम हो रहा है विश्वविद्यालय का, अच्छा लगता है। A+ पाए, A पाए हैं, आगे चल करके A+ पाए, AA+ पाए, लेकिन A+ for what? Only for having the cards, या केवल अनुदान प्राप्त करने के लिए भी? ये भी जरूरी है कि हम इस सबका उपयोग समाज के लिए कितना करें। इसलिए दैट्स वाई 15 अगस्त के अवसर पर हमने कहा ओके, यूनिवर्सिटी का वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं, अब हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की भी जरूरत है। वर्टिकल डेवलपमेंट का मतलब इसके एकेडमिक एक्सीलेंस तो डेवलप होनी चाहिए, लेकिन इसकी एकेडमिक एक्सीलेंस माइट बी एक्सपेंडेड टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द कम्युनिटी, उसको भी उसका लाभ मिल सके, ये भी जरूरी है। इसलिए हम लोग कैंपस के लिए क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, यह भी हमारा दायित्व। क्योंकि यह कैंपस इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है, इसमें बाहर से लोग चलते हुए रास्ते पर जो पैदल चलते हैं, घुसकते हुए चलते हैं, रिक्शे पर चलते हैं, बसों पर लग के ऊपर से आते हैं, उनकी बहुत, जो एक बार घूम करके देखता है कोई, उसकी बहुत आकांक्षाएं हैं इस परिसर से। उस वर्ग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यह भी सोचने का भी दायित्व हमारा है। केवल अंग्रेजी में हम पेपर लिख लें और उसको सोसाइटी से कोई मतलब न हो, उसका कोई मतलब है क्या? थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है, और शिक्षक के अंदर ये गुण अपेक्षित है। और एक बात और, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, ये समस्याएं बहुत हैं। There are plenty of problems which we face, I can realize and I commit it. लेकिन ये समस्याओं तो रहेंगी, कई कमियां हैं। मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ कि कैंपस एकदम ऐसा हो जाए, आपको भी सारा को नया नया लैपटॉप मिल जाए, नया नया बुक मिल जाए, सब कुछ नया नया हो जाए। लेकिन हमारी सीमाएं हैं, सब लोग जानते हैं, और सरकारियत चाहते हैं कि विश्वविद्यालय समाज और राष्ट्र को बोझ न बने, बल्कि समाज के लिए एक निदान प्रस्तुत कर सके। हम लोग को भी देखना है, अपनी सीमाओं के अंदर हम हर तरह का प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान। लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपने काम के साथ महसूस नहीं करूँगा, ये कमी कर रहा है। बड़ी पीड़ा होती है, कुछ इस प्रकार के सुनने को मिलता है, तो यह भी सोचने का विषय है, यह भी सोचने का विषय, समस्याएं रहती हैं। तो मेरा आपसे एक करबद्ध निवेदन है,
और सबसे आह्वान करता हूँ कि आप समस्याएं कहिए, क्योंकि व्यथा कथा से भी बहुत सारी चीज़ें समस्याओं का समाधान हो जाता है। कोई आदमी कह देता अपनी पीड़ा तो भी बहुत सारी चुनौती का होना चाहिए, लेकिन आप समाधान भी लेकर के आइए। केवल हम लोग समाधान अरे समस्या 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 की चर्चा करते रहे, उससे कुछ होने वाला है क्या? केवल समस्याओं के जाल में हम उलझे रहे, इससे कुछ होने वाला है क्या? इससे कुछ नहीं होने वाला है। समाधान भी तो हो जाए। समाधान हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि देश हित में, समाज हित में, विश्वविद्यालय के हित में अपने को भी कुछ करना होता है तो करना चाहिए। ये जो दीपक जलाया गया, केवल इसलिए नहीं कि दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, केवल इसके लिए नहीं, केवल इसके लिए नहीं। दीपक जो है एक प्रेरणा का स्रोत होता है, एक प्रेरणा का स्रोत होता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। दीपक को देखिए, दीपक अपने को जलाता है, अपने को गलाता है और दुनिया को प्रकाश देता है। इसीलिए दीपक की पूजा होती है। केवल उसकी इसलिए नहीं कि दीपक देवता है, लक्ष्मी की बरसात होने लगेगी, इसलिए नहीं। दीपक एक सीखने का विषय, दीपक भी एक गुरु है, एक गुरु है। इसलिए यदि विश्वविद्यालय को कुछ अपने संसाधनों को करना पड़े तो करना चाहिए। विश्वविद्यालय ने आपको पहचान दिया, विश्वविद्यालय ऐसा हमको नहीं दिया, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये कोई बात बनती है क्या? ये न्याय है क्या? हमारे पैसे के साथ न्याय है क्या? ये भी सोचने का विषय है। समाधान करने वाला बनिए, समाधान करने वाला। इन समस्याओं को लेकर के भड़काने का काम न करें, चीज़ों को बढ़ाने का काम न करें। मुझे एक कहानी याद है, वो चिड़िया वाली। एक बहुत बड़े भवन में एक बार आग लग गई। आग जब लग गई तो सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई लोटे में, कोई बाल्टी में, कोई गिलास में, कोई कटोरी में, जैसे जैसे भी पानी हो सकता है अपना लेकर के आग पानी डाल रहे हैं, बुझा रहे हैं। एक छोटी सी चिड़िया गौरैया भी थी, वो अपने चोंच से बार बार पोखरे में डुबोती थी और जाकर के ऊपर से छिड़कती थी। एक कौवा था, वही देख रहा था, देख करके हंस रहा था उसके ऊपर। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे चोंच के पानी से, चोंच छिड़कने से ये आग बुझने वाली है क्या? ये व्यर्थ का परिश्रम क्यों? उसने कहा, ठीक है, मैं जानती हूं कि मेरे चोंच की छिड़काव से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस भवन का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। इसलिए हम बुझाएं, हम समस्याओं को कम कर सकें, हम समाधान निकालें। बहुत सारी बातें हैं, बट मुझे लगता है यह जो वेंकैया नायडू साहब ने एक कोट दिया था, पता ही, वो बहुत ही प्रासंगिक है। श्रीमान वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, What we need today are more and more great teachers. We need teachers who are leaders and creators. We need inspirational, transformational in our classroom. Teachers in our आज इस समय की जरूरत है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, क्योंकि पर लंबा समय लग गया, ज़्यादा बोलना कुछ भी नहीं चाहता था। मेरी जो भी शिक्षक वृंद से कभी बात नहीं हुई थी पूरी, मेरे मन में जो आया, मेरे जो ऑब्जर्वेशन था, मेरी जो अपेक्षाएं थी, मैं जैसा चाहता हूँ और वैसा हमने कहा। हो सकता है कि आपके मन में नहीं हो तो भी इसको यही छोड़कर चले जाइएगा, इसको छोड़कर चले जाइएगा।
और जो कुछ अच्छा लगा हो उसको ले जा करके बाहर ले जाइएगा, कैंपस के बाहर, और जो खराब लगा हो उसको यही छोड़ दीजिएगा। और रजिस्ट्रार को मैं निर्देशित करता हूँ कि जो खराब लगा हो उसको गट्ठर बांधेंगे, बोरे में कसेंगे, किसी खाली कमरे में डालेंगे। अच्छी चीज़ों को लेकर के जाएं। अच्छाइयों की चर्चा हर जगह, अपनी कमजोरियों की चर्चा, अपने कैंपस की कमजोरियों की चर्चा अपने फोरम पर करें, ये अच्छा है। लेकिन चर्चा के साथ साथ उसका समाधान है। इन्हीं सब शब्दों के साथ कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, ठीक है, हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना, सिंहासन चढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। इसी भावना के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस नहीं, मैं शिक्षक पर्व के रूप में इसको कहता हूँ। यह शिक्षक पर्व है, लेकिन शिक्षक का मतलब तो क्लास टीचर से ही है। ऐसे भी हमारे परिवेश में लोग, सामान्य लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, जिनके दृष्टांत भी हमने आपके सामने रखे। वो भी हमारे लिए गुरु हैं, और भी उनका भी आज साक्षात्कार करें, उनको भी सम्मान दें, और ऐसे लोगों के प्रति मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ क्या परंपरा रही शिक्षक दिवस की। मैं तो अपने से थोड़ा बाहर था, तो जल्दी हो सका, हमने कहा कि ऐसा करिए, लेकिन आगे से और इस स्वरूप को अच्छा स्वरूप दिया जाए, क्या अच्छा किया जा सकता है। आयोजक और आयोजक मंडल इसके बारे में सोचेगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। क्योंकि कार्यक्रम यही खत्म हो जाए, ये नहीं, इसको और भी अच्छा करने की सीमाएँ हैं। इसलिए इसकी समीक्षा फिर करिएगा, क्या और अच्छा किया जा सकता है। जब आप बार बार चीज़ें सोचें क्या अच्छा किया जा सकता है, हम यही बैठ कर क्या अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास अभाव है, चारों अभाव है, लेकिन मैं इन्हीं सीमित परिस्थितियों में विद हैविंग सम लिमिटेशंस व्हाट कैन आई डू बेस्ट, ये विचार लेकर के हम काम करेंगे। तो मेरा अटूट विश्वास कि इतना अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, मुझे बहुत विश्वास है। तो मैं देखता हूँ लगभग 35 टीचर्स तो मैं मिल ही चुका हूँ, और सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ इस विश्वविद्यालय के परिसर को मिले, इस समाज को मिले, इस राष्ट्र को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः शिक्षक पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। सर, आपके इस मार्गदर्शन और सुंदर शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्द और विचार हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। कुलपति महोदय स्वयं विभिन्न पीठों के अधिष्ठाताओं को सम्मानित करेंगे। मैं कुलपति महोदय से मंच पर आने का अनुरोध करती हूँ। डीन स्कूल ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज प्रोफेसर राम कुमार, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर कौशल किशोर, डीन स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस डॉक्टर विवेक दवे, डीन स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस प्रोफेसर पवन कुमार मिश्रा, डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर ब्रजेश कुमार, डीन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर एच.के. निगम, स्कूल ऑफ मीडिया आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स प्रोफेसर आतिश परासर,
Dean School of Physical and Chemical Sciences, Professor Venkatesh Singh. अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हेरिटेज क्लब के सदस्य सहायक आचार्य डॉक्टर प्रिय रंजन को आमंत्रित करती हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथि एवं शिक्षकों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम हमारे अभिभावक परम आदरणीय कुलपति महोदय जी को कोटि कोटि धन्यवाद। आप ही के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रेरणा के कारण आज हम सभी शिक्षकों को इस पावन अवसर पर एकत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपके प्रेरणादायी, सकारात्मक एवं ऊर्जावान अभिभाषण ने हम सभी को अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलने के लिए नव ऊर्जा का संचार किया है। धन्यवाद के इस क्रम में मैं कुल सचिव कर्नल श्री राजीव कुमार सिंह सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके पश्चात कुलानुशासक प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह जी और छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर अतीश पराशर जी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण एवं सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं उन सभी शिक्षकों का जो अपने ज्ञान, चरित्र, आदर्श एवं त्यागपूर्ण जीवन के द्वारा राष्ट्र निर्माण के कार्य में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। इसके पश्चात विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारीगण को भी उनके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए धन्यवाद। अंत में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं हमारे तकनीकी सहायक समूह के श्री प्रशांत रमन जी, अतुल जी, नूर जी, अविनाश जी, चंदन जी, दीपक जी और इसके साथ साथ सभी छात्र एवं छात्राओं को भी धन्यवाद। शिक्षक दिवस समारोह के आयोजन का अवसर प्रदान करने के लिए CSB हेरिटेज क्लब के हम सभी सदस्य विश्वविद्यालय प्रशासन के आभारी हैं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। अब मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।